नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे यूएस रिलेशंस के जो जो बाइडेन के अंदर इंडिया के साथ होने हैं। इसमें बहुत ज़्यादा चुनौतियां पहले से ही मौजूद हैं, तो हम इसका थोड़ा सा पीछे से जाएंगे। हम जॉर्ज बुश के टाइम से थोड़ा सा शुरू करेंगे इससे। उसके बाद क्योंकि उस वक्त जो बाइडेन थे वो चेयरमैन सेनेट फॉरेन रिलेशंस कमेटी के थे, तो ये उस वक्त से जो बाइडेन के हम थोड़ा सा ट्रेस बैक करेंगे। और जिस तरीके से जो बाइडेन का जो विजन है, जो ड्रीम है, उस वक्त उन्होंने क्या कहा था जब प्रेसिडेंट जॉर्ज डब्ल्यू बुश जूनियर थे। तो उस वक्त से लेकर के अब तक जो चेंजेस आए हैं इसमें, जैसे बुश की जो अप्रोच थी उस वक्त, जॉर्ज बुश की जो अप्रोच थी इंडिया को लेकर के, वो किस तरीके से चाहते थे, चाइना उसमें कैसे काउंटर इनफिट होता था, और जो अपॉर्चुनिटी के तौर पे इंडिया को देखा जा रहा था, इंडिया के साथ रिलेशन 16 साल उसके गुजरने के बाद जिस तरीके से चीज़ें उसमें चेंज हुई हैं। उसके बाद जिस तरीके से जो मनमोहन सिंह के साथ जो रिलेशन रहे थे, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के साथ जो थे, उसमें न्यूक्लियर कंपोनेंट की जो बात हुई थी, हम उस पर डिटेल से बात करेंगे थोड़ी सी। उसके बाद जो चार मुख्यतः जो फाउंडेशन थे, एक तरीके का डिफेंस एग्रीमेंट और एक तरीके का एनहांस मिलिट्री फिर इंटेलिजेंस, वो किस तरीके से उसमें भूमिका निभाई गई थी। और उसके बाद जो बराक ओबामा ने एक तरीके से किस तरीके से कंसर्न्स को जो थे नरेंद्र मोदी के जो पुराना एक तरीके का पास था, जो उन पे आरोप लगे थे, जो गुजरात दंगों की बात हुई थी, उसको उन्होंने किस तरीके से नजरअंदाज करते हुए जो कम्युनल ब्लडशेड की बात को हटा के जिस तरह से कॉपरेशन की तरफ, और नरेंद्र मोदी जी और प्रधान उसमें राष्ट्रपति ओबामा की जो केमिस्ट्री थी, जो दोस्ती थी, वो जग जाहिर है। डोनाल्ड ट्रंप के साथ उनकी दोस्ती, अब की बार ट्रंप सरकार को लेकर के जो बात हुई थी, वो चैलेंजेस के तौर पे जिस तरीके से अब बाइडेन के लिए जो चुनौतियां होने वाली हैं, तो डोनाल्ड ट्रंप के साथ जो रिलेशन है, डोनाल्ड ट्रंप की क्या पॉलिसी थी, हम इस पर भी थोड़ी सी बात करेंगे। उसके बाद हम ये देखते हैं कि किस तरीके से क्वाड की जो बात हो रही है, क्वाड का क्या, थोड़ा सा पीछे हमने पूरा एक लेक्चर उस पर तैयार किया है, लेकिन इस पर हम फिर से उसे रिवाइज करेंगे। उसमें डिक्शन ए की हम बात करेंगे, किस तरीके से उसमें चाइना के अगेंस्ट में एक तरीके का कोलैबोरेशन हुआ है, इस पे हम तमाम बातें करेंगे। इसके बाद एशियन नाटो की जो बात की जा रही है, उसको लेकर के हम इस पे इंसाइट्स देंगे, और जिस तरीके से जापान इसमें है, ऑस्ट्रेलिया इसमें है, और किस तरीके से उनका रिलक्टेंस था इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का शुरुआत के अंदर, तो उसको भी हम इसमें थोड़ा सा देखेंगे। क्योंकि बाइडेन के लिए इन सारी बातों के मद्देनजर में, इस बैकड्रॉप में, इंडिया के साथ जो रिलेशंस हैं उनको आगे ले जाना एशियन पर्सपेक्टिव में, और एशियन नाटो खास करके, और चाइना के साथ एक काउंटर बैलेंस प्ले करना, उसमें इंडिया की भूमिका बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। जिस तरीके से अभी लॉयड ऑस्टिन जो डिफेंस सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस थे अमेरिका के, वो इंडिया आए थे, उनकी मीट हुई थी। उसके बाद वो भले ही अफगानिस्तान चले गए थे, लेकिन वो बहुत एक तरीके से इंपॉर्टेंट मीट थी। और जिस तरीके से चाइना और रशिया का जो एक तरीके से दोस्ती बढ़ी है, जो स्ट्रेटेजिक टाई अप्स हुए हैं, उनके जो इकोनॉमिक रिलेशंस प्रगाढ़ हुए हैं, उन पर भी हम बात करेंगे। तो एक तरीके जो कॉन्ट्रवेट है, तो लॉयड ऑस्टिन की जो ये डिफेंस विजिट थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट डिफेंस विजिट थी। इसके साथ साथ जो है किस तरीके से जो बाइडेन ने ऑलरेडी जो है डोनाल्ड ट्रंप की जो पॉलिसी थी, थोड़ा सा उसको जो रेस्ट्रिक्शन की बात थी, H1 वीजा वगैरह फॉरेन स्टूडेंट्स को लेके, उसको उन्होंने ऑलरेडी स्क्रैप कर दिया है। तो इसके बाद जो है वो चुनौतियां और आर्थिक तौर पर क्या है, इसमें हम टोनी ब्लिंकन की बात करेंगे जो स्टेट डिपार्टमेंट से हैं, और जेक सुवेलियन की बात करेंगे नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की। तो इन सब के मद्देनजर जो इंडिया के साथ जो रिलेशंस होंगे, हम उसको इसमें देखेंगे कि बाइडेन किस तरीके से आगे ले जाना चाहते हैं, उनकी चुनौतियां क्या हैं और यथार्थ क्या है इसका। अगर हम इसको एक इंसाइट से देखेंगे, तो इन बैकड्रॉप के अंदर, क्योंकि फॉरेन रिलेशंस जो हैं कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं और बेहद सरल भी हो सकते हैं, क्योंकि म्यूचुअल हित दोनों का है साथ आने में। और जिस तरीके से चाइना, रशिया और एक तरीके का नया जो फोर्स हुआ है यूरोपियन यूनियन, अनडिसाइडेड है, तो उसके मद्देनजर जो है ये इंडिया के साथ जो रिलेशन है, अमेरिका उनको हल्के में नहीं ले सकता। तो उसके मद्देनजर हम इसमें बात करेंगे किस तरीके से जो बाइडेन इसे देख रहे हैं, और अमेरिका की जो एक तरीके की जो रिलेशनशिप है इंडिया के साथ, जो एक तरीके की अंडर परफॉर्मिंग कही जा सकती है काफी हल्कों में, चाहे वो मिलिट्री को लेकर के हो, चाहे वो आईटी को, उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर हो, चाहे इकोनॉमिक रिलेशंस को लेकर हो, उसमें इंडिया के अपने कंसर्न्स भी हैं, हम उन पर भी बात करेंगे। किस तरीके की जो रिलेशनशिप जो बहुत गहरी हो सकती थी, इसको थियोरेटिकली अब गहरी मान सकते हैं, लेकिन अगर आप रियल सेंस में देखें तो अभी भी इसमें काफी ज्यादा गुंजाइश है। जो बाइडेन जिस तरीके से चुन करके आए थे, जिस तरह से कमाला हैरिस की जो बात थी, जो वाइस प्रेसिडेंट है इस वक्त, उनकी जो एक विजन है इंडिया को लेकर के, वो बहुत इसमें चुनौतीपूर्ण होने वाला है। तो अब हम बात करते हैं कि किस तरीके से जब एक तरीके से जॉर्ज बुश की जो ये पॉलिसी थी, अप्रोच थी इंडिया की, उसके एक तरीके से फैन थे जो बाइडेन उस वक्त जब प्रेसिडेंट जॉर्ज डब्ल्यू बुश थे, तो जो बाइडेन उस वक्त चेयरमैन ऑफ सेनेट फॉरेन रिलेशंस कमेटी के, जो सेनेट की फॉरेन रिलेशंस कमेटी होती है, उसके ये चेयरमैन थे जो बाइडेन उस वक्त। तो उसने उनका जो एक तरीके से उन्होंने ये कहा था कि उनका ये ड्रीम है, उनका ये स्वप्न है, एक तरीके से उनकी आकांक्षाएं हैं
हैं कि 2020 तक जो है दुनिया की जो ये सबसे बड़ी डेमोक्रेसीज हैं ये बहुत क्लोज आ जाएं वर्ल्ड के अंदर। इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स की वो बात कर रहे थे। तो उसके बाद जो था कि एक इंटरविंग टाइम के अंदर जिस तरीके से ये दो लार्ज इंग्लिश स्पीकिंग नेशंस भी हैं, एक तरीके से जो इसमें कहते हैं इसके बीच में स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप होनी चाहिए। और जॉर्ज बुश के जो प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश जूनियर थे, उनकी जो अप्रोच थी इंडिया को लेकर के, उसमें किस तरीके से वो मिलिट्री न्यूक्लियर इंडस्ट्री को लेके आए थे और उसमें एक तरीके से उसमें ग्लोबली उसका इंडिया का पार्टनरशिप उसमें रोल देख रहे थे वो। तो ये जो अपॉर्चुनिटीज थी एक तरीके से कॉरपोरेशन की, म्यूचुअल कॉरपोरेशन की, उसके बाद एक उनके दिमाग में ये भी था उस वक्त अमेरिकन पॉलिसी के अंदर कि फ्यूचर में जो पोटेंशियल बैलेंस अगर चाइना को किया जाना है एशिया के अंदर, तो उसके लिए जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस रखेगा वो इंडिया रखेगा। और मैं आपको बताता चलूं कि इंडिया ने इसको एक तरीके से अपना जो स्टैंड रहा था पास्ट गवर्नमेंट्स का वो ये था कि इंडिया अपने को यूज नहीं होने देगा, इंडिया अपने हितों के हिसाब से ही आगे फॉरेन रिलेशंस के अंदर जाएगा। तो ये बात मैं बताता चलूं आपको। इसके बाद जो बात आती है वो ये आती है कि जो जॉर्ज बुश की जो अप्रोच थी, उसके बाद जिस तरीके से उनके जो चैलेंजेस थे और उन्होंने एक तरीके से इसको थोड़ा सा कंफ्यूज कर लिया था, ऐसा भी काफी ज्यादा इसको माना गया है इसको, क्योंकि जो पॉलिसी फेलियर होने के एक वन ऑफ द रीजंस थी। जैसे कि आपको याद होगा कि उस वक्त जो था जसवंत सिंह जो थे उस वक्त जो पहले उसमें जो फॉरेन मिनिस्टर थे उस वक्त, और उनकी जो टालबोट के साथ जो बातें कई दौर की बातचीत हुई थी, ये उनकी बुक्स में भी आप देख सकते हैं। वाजपेयी जी के साथ जब उनकी जो बात चल रही थी, तो बहरहाल जो था कि उस वक्त की जो अप्रोच थी वो एक डिफरेंट सिनेरियो में थी। तो अमेरिका का थोड़ा सा एक असहज स्थिति हो गई थी, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा था कि उनके लिए क्लासिक अपॉर्चुनिटी होगी, उनके किसानों के लिए इंडिया अपने बॉर्डर्स को खोल देगा। लेकिन हमारे यहाँ किसानों की जो थी उस वक्त एक तरीके से हमें उनका हित हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, आज भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो जो एक एंटरप्रेन्योर्स है और उनके जो स्मॉल बिजनेसेस अमेरिका के, वो जो होंगे कि हमारा उस वक्त जो था कि 300 मिलियन पीपल का एक तरीके से जो मार्केट था, ये किस तरीके से आपका मिडिल क्लास जो उस पर बेस था, तो उसके लिए अमेरिका पूरी तरीके से तैयार था। अमेरिका को लगा था कि ये बिल्कुल एक तरीके से केक वॉक होने वाला है। लेकिन जॉर्ज बुश यहाँ पर एक तरीके से या ओवर एस्टिमेशन कर गए या लड़खड़ा गए इस पॉलिसी में, तो वो उस वक्त प्रमाण नहीं चढ़ पाई थी। तो इसके बाद अगर देखें तो 16 सालों के बाद जो है अभी भी जो है इंडियन गवर्नमेंट हो चाहे उसके इंडियन कंज्यूमर्स हो, उनकी जो विलिंगनेस है एक तरीके से वो एक तरीके से अभी भी जो है ये अमेरिका का जो है एग्जैजरेटेड वर्जन हम इसे कह सकते हैं। अमेरिका ओवर एक्साइटेड है इस बात को लेकर के कि अभी भी जो है इसमें बहुत ज्यादा इकोनॉमिक ब्रेक थ्रू से मिल जाएगी और डिफेंस के अंदर मिल जाएगी। लेकिन हमारा डिफेंस में अभी भी रशिया के साथ काफी स्ट्रॉन्ग टाई अप है, उसमें थोड़े चेंजेस आ रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन उस वक्त आप ये देखें कि जॉर्ज बुश जब प्रेसिडेंट थे उस वक्त ये ओवर एस्टिमेशन हो गया था, जिसका खामियाजा जो है दोनों मुल्कों के जो रिलेशंस उस वक्त हो सकते थे अच्छे, वो उतने गहरे नहीं हो पाए। तो एक तो ये पहली फाइंडिंग निकल करके आती है। इसके बाद अगर हम इसको देखें किस तरीके से इंडिया का एक तरीके से रिलेक्टेंस रहा है, एक तरीके का रेसिस्टेंस रहा है, उसको पोलाइटली हमने कन्वे किया है, अपना मैसेज करते रहे हैं डिफरेंट पिछली सरकारों के अंदर, चाहे वो वाजपेयी जी की सरकार हो, मनमोहन सिंह की सरकार हो। तो उसके बाद एक तरीके से ये इसमें जो एक तरीके से एक स्पीड ब्रेक थी, एक अनइजी राइड सी थी, उसमें काफी सारे बैरियर्स हो रहे थे। तो पोटेंशियली जो ये था ये काफी फ्रैक्शिशियस था और ये प्री मैच्योरली एक तरीके का सस्पिशन था एक दूसरे को लेकर के। उस वक्त इंडिया जिस तरीके से आगे जाना चाहता था, अमेरिका का जो पास याद रहा है, जो पाकिस्तान के साथ रहा है, और जॉर्ज बुश की दोस्ती पाकिस्तान के साथ भी काफी अच्छी थी। और उस वक्त जैसे बिल क्लिंटन जब इंडिया आए थे, जॉर्ज बुश जब इंडिया आए थे, उसके बाद वो अगली विजिट एक दिन के अंदर ही वो पाकिस्तान पहुंच जाते थे। तो इंडिया थोड़ा सा उसको लेकर के सस्पिशियस था उस वक्त। तो उनके इंडिया पाकिस्तान के जो फॉरेन रिलेशंस थे हमेशा से ये पेचीदा रहे हैं। तो उसके मुकाबले एक तरीके का जो एक सस्पिशियस था, एक सेल्फ इंटरेस्ट फॉरेनर्स का था, उसको लेकर के इंडिया का जो जनमत था, इंडिया की जो पॉलिटिकल लीडरशिप थी, उसमें एक थोड़ा संशय था। और वो नेचुरल भी था, उसमें कोई आप उसको ऐसा नहीं कह सकते कि हम उसको हटा सकते थे उस वक्त। तो इंडिया जो था ये नहीं चाहता था उस वक्त की वाजपेयी साहब की सरकार हो चाहे मनमोहन जी की सरकार हो, उन्होंने कहा था कि जो किसी और की सुपर पावर की जो स्ट्रेटेजिक कैलकुलेशन है एशिया के अंदर, क्योंकि उस वक्त हम चाइना के साथ भी ट्रेड देख रहे थे और चाइना का उस वक्त का जो रोल था वो एक बहुत कोऑपरेटिव रोल था जब WTO के अंदर आ गया था। उसके बाद से चाइना ने अपनी जो स्ट्रेटेजी थी, एक तरीके का जो उनका एक्सपेंशन था, और उस वक्त चाइना ने कई हल्कों में कहा, चाइना अभी भी ये कहता है कि इंडिया के साथ वो कन्फ्रंटेशन नहीं चाहते हैं, मिलकर काम करेंगे। लेकिन ये चाइना का थ्योरेटिकल वर्जन है, एप्लीकेशन आप ईस्टर्न लद्दाख में देख चुके हैं, आप एक तरीके से अरुणाचल के अंदर देख
चुके हैं चाइना का, और चाइना का जो पॉलिटिकल एम्बिशन भी है एक तरीके से, तो चाइना ने पिछले 16 सालों के अंदर खुद को बहुत मैसिवली चेंज किया है अपने स्टांस में। तो उसके मद्देनजर जो है अब हमें जो रिलेशंस हैं यूएस के साथ एक रीडिफाइन करने हैं। और अब क्योंकि प्रेसिडेंट जो बाइडेन आ चुके हैं, डोनाल्ड ट्रंप का एरा जो है अभी फिलहाल तो ओवर लग रहा है, वो दोबारा इलेक्शन लड़ने तो एक बात और है, क्योंकि वो इम्पीचमेंट से तो बच गए, तो थियोरेटिकली ये पॉसिबिलिटी है। लेकिन तो इसके मद्देनजर तो उसके बाद जो जॉर्ज बुश की जो कोशिशें थी, जो उनके मनमोहन सिंह उस वक्त थे, तो उनको 1 साल के करीब करीब लग गया था कॉन्फिडेंस वोट पे। जिस तरीके से सरकार दांव पे लगाई थी मनमोहन सिंह ने, जिस तरीके से यूपीए ने अपना समर्थन वापस लिया था न्यूक्लियर कंपोनेंट के ऊपर, तो एक तरीके का ये पॉलिटिकल इसको गिफ्ट हॉर्स के तौर पे भी इसको कह सकते हैं। तो पार्लियामेंट से उन्होंने सरकार को दांव पे लगा के, एक तो ये दोस्ती एक तरीके से ये थी कि, लेकिन उस पर भी ज्यादा प्रभाव नहीं चढ़ पाया था। तो जो उनका न्यूक्लियर कंपोनेंट को लेकर के एक तरीके का बहुत बड़ा स्टांस लिया गया था उस वक्त मनमोहन सिंह की सरकार ने। तो उसके बाद जो आता है कि जो 4 फाउंडेशंस के जो डिफेंस एग्रीमेंट्स हों, जो 4 फाउंडेशनल एक तरीके के डिफेंस एग्रीमेंट्स थे उस वक्त के, जो उसके बाद जो एनहेंस्ड मिलिट्री और इंटेलिजेंस टाई जो थी, जो प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश का एक तरीके से विजन रहा था, जो उनकी अपनी सोच थी, जो उनके एफर्ट्स थे, वो उस वक्त अक्टूबर में जब साइन वगैरह हुए थे, तो उसके बाद ये सारे इन बैकड्रॉप के अंदर जो था कि हमारे जो रिलेशंस अमेरिका के साथ इस तरीके के रहे थे। इंडिया हमेशा स्ट्रेटेजिक रहा है अमेरिका के लिए, लेकिन उसमें भी कंसर्न्स बहुत सारे हैं। तो अगर अब हम बात करें कि ये जो एक तरीके से जो ये इसको हॉबलिंग इफेक्ट्स आप कह लीजिए, कि ये जो ऊपर नीचे की राइड है, अनईजीनेस है, सस्पिशियन है, और चाइना के साथ जो नजदीकियां, जो हमारा जो ट्रेड है चाइना के साथ, वो जिस तरीके से परवान चढ़ा है आगे, तो उसके जो डिफरेंसेस थे और चाइना का जो कंसर्न्स था बोथ साइड्स के लिए, इसको लोग डे वन से पहचानते थे, इसको लोग डेकेड से जानते थे, चाइना की पॉलिटिकल एम्बिशंस और चाइना का जिस तरीके से मिलिट्री रूल था। लेकिन जो अमेरिका की जो दिक्कत है और जो चाइना जिसमें एडवांटेज है, अमेरिका की दिक्कत यह है कि अमेरिका पूरी दुनिया में डेमोक्रेसी लेके आना चाहता है, लेकिन केएसए में नहीं लाएगा, यानी सऊदी अरेबिया में वो नहीं लाएगा मिलिट्री। लेकिन चाइना के साथ ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं था कि वो पूरी दुनिया में कम्युनिज्म लेके आना चाहते थे, वो सिर्फ ट्रेड कर रहे थे, उनकी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस थी। तो यहाँ पर चाइना ने जो है लैटिन अमेरिका में अपनी पहचान बनाई, अफ्रीका के अंदर उसने पहचान बनाई, यूरोप के साथ उसने एक अलग रिलेशंस लिए, और खासतौर से अब आप जो देखें रशिया के साथ उसने 30 ईयर्स वाले जो कॉन्ट्रैक्ट साइन हुए हैं उनके, जिस तरीके से, तो अगर एक थियोरेटिकली अगर इसे मान लें कि जो रशिया जो है वो आपका मिलिट्री एक तरीके का मिलिट्री जायंट है, टेक्नोलॉजिकल जायंट है, चाइना जो है उसके पास फॉरेन रिजर्व्स बहुत सारे हैं, बहुत मैसिव पैमाने पे हैं, और अगर इसमें ईरान को आप अगर जोड़ लें, तो ईरान के साथ आप देखें कि ऑयल रिच है। तो अगर ये जो 3 का नेक्सस है, जैसे शंघाई कॉर्पोरेशन जब आया उसमें जिस तरीके से रशिया और पाकिस्तान की, तो ये जो फॉरेन रिलेशन जिस तरीके से चेंज हुए हैं पिछले 15-20 सालों के अंदर, उसके मद्देनजर अब जो रियलिटी है उसको जो बाइडेन स्वीकार भी करते हैं, इंडिया भी इसे स्वीकार करता है, उसके मद्देनजर जाकर के, जैसे क्वाड पहले एक्सिस्टेंस में आया, उसके बाद क्वाड ने इतनी प्रोग्रेस नहीं की, तो उसके मद्देनजर हमें ये सारी चीजों को देखना होगा। इसके बाद अगर हम कहते हैं कि जो जैसे प्रेसिडेंट, उसके बाद ओबामा ओबामा का जो एरा था, उसके बाद उनका जो कंसर्न्स थे नरेंद्र मोदी जी के साथ, जो उनकी पर्सनल केमिस्ट्री थी, और उसके साथ जो एक तरीके का उन्होंने इस बात को नजरअंदाज किया, कम्युनल जो ब्लड शेड के जो थे, तो उन्होंने उनमें नरेंद्र मोदी जी के साथ उन्होंने क्लाइमेट चेंज पर काफी काम किया। और इसके बाद अगर हम देखें कि किस तरीके से उन्होंने डिसमेंटल किया बैरियर्स को, एक तरीके से मिलिट्री को और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को लेकर के, इसमें एक नई ऊर्जा के साथ काम करने की प्रतिबद्धता जताई, अमेरिका की तरफ से भी ये हुआ। और उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप आ जाते हैं, तो डोनाल्ड ट्रंप ने एक तरीके से थोड़ा सा मिक्स्ड पॉलिसी थी उनके इंडिया को लेकर के, और जिस तरीके से उनकी जो रिलेशनशिप थी, उन्होंने रिवर्स ट्रेड में उन्होंने कई बड़े मौकों पे कहा, ट्वीट वो करते ही रहते थे, तो उन्होंने कई बड़े मौकों पे ये भी कहा था कि इंडिया जो है वो जो अमेरिका के साथ है वो अनफेयर ट्रेड दे रहा है, अपने बॉर्डर्स को नहीं खोल रहा है, लेकिन हमारे यहाँ क्या कहते हैं, तो बैलेंस ऑफ ट्रेड जो था अमेरिका इंडिया के पक्ष में था उनका। तो उस वक्त उन्होंने इसको लेकर के काफी ज्यादा चिंता जताई थी। फिर हार्ले डेविडसन वाला केस हुआ था, और एक अफगानिस्तान में उनकी एक बाइट थी, मुझे बिल्कुल याद है, वो कह रहे थे कि इंडिया ने अफगानिस्तान में कहा है कि, तो एक तरीके से उनकी जो पॉलिसी थी उसके मिक्स सिग्नल्स थे। लेकिन फिर नमस्ते ट्रंप हो जाता है, तो उसके बाद इमिग्रेशन को लेके, फिर एजुकेशन टाइज को लेके, लेकिन इन सब के बावजूद उन्होंने जिस तरीके से डिफेंस टाइज को पुश करने की कोशिश की, इंटेलिजेंस टाइज में उसको आगे बढ़ाने के लिए बहुत कोशिशें की, इससे भी दो राय नहीं है। और डोनाल्ड ट्रंप की और प्रधानमंत्री मोदी की जो केमिस्ट्री थी वो भी बहुत अच्छी थी। तो इसके बाद अब की बार ट्रंप सरकार ये काफी चर्चित हुआ। एक तरीके से रीजंस इसके डिफरेंट हो सकते हैं। ऑफिशियल वर्जन जो इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स की तरफ से आया है वो ये आया है कि वो पब्लिक जो भी था इसमें बहरहाल जो, लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप जो है वो नहीं चुन करके वापस आए हैं। तो अब जो नई रियलिटी है इसके मद्देनजर जो बाइडेन के लिए रास्ता जो है अब
कहाँ लेके जाता है और इंडिया के लिए अब क्या किया जाना चाहिए। तो इन सब के मद्देनजर जो है कि डोनाल्ड ट्रंप का जैसे डिफेंस को इंटेलिजेंस की हम बात कर रहे हैं, तो इसके बाद जो इंडिया की जो एक तरीके से जो एक पब्लिक की जो एक तरीके से रिस्पॉन्स था, जो अप्रोच था, एक तबका चाहता था क्लोजिंग हो जाए, एक तबका चाहता है रशिया के साथ अभी भी रहे, क्योंकि रशिया एक हमारा हार्ड एंड अलाई है, तो इसको लेकर के एक असमंजस की स्थिति थी। लेकिन अब वो काफी हद तक एक तरीके से नरेंद्र मोदी सरकार ने मन बना लिया था अमेरिका के साथ आगे जाने का, डोनाल्ड ट्रंप के साथ आगे जाने का। तो अभी उन्होंने सेम प्रतिबद्धता जो है इंडिया की तरफ से जो है जिस तरीके से उनके सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस आए हैं, तो अमेरिका के साथ एक नई रिलेशंस की तरफ हम इसका गर्मजोशी से स्वागत करने को इंडिया का मानस जो है वो ऑलमोस्ट बन चुका है, और इंडिया ने अमेरिका को ये जता भी दिया है। इसके बाद जो बात निकल करके आती है किस तरीके से इंडिया और चाइनीज बॉर्डर्स के चाइना एक तरीके से कन्फ्रंट्रेशन हुई थी ईस्टर्न लद्दाख के अंदर, अरुणाचल के अंदर पूरा का पूरा गांव बसा है। तो अमेरिका ने अपनी जो इंटेलिजेंस इनपुट दी थी वो इंडिया के लिए काफी हैंडी रही। ऑस्ट्रेलिया ने जो अपनी इंटेलिजेंस इनपुट दी थी, तो इसमें ये कह सकते हैं कि अमेरिका ने अपने एलाइज के लिए, और अमेरिका के भी हित हैं यहाँ पर, खास करके साउथ चाइना सी में, एशिया के अंदर तो उसके हित पहले से हैं, अफगानिस्तान से वो अपनी ट्रूप्स को हटा रहा है। तो अमेरिका के लिए भी जो इंडिया है इस वक्त, ये जो टाइमिंग है इस वक्त, वो चाहे बाइडेन इस बात को अगर सीरियसली लेते हैं नहीं लेते हैं आपकी बात ट्रंप सरकार, लेकिन इस सब के बावजूद जब आप रियलिटी की बात करें, आप दो नेशंस की बात करेंगे, उस वक्त जो है कि अमेरिका को भी इंडिया की बहुत ज्यादा जरूरत है, खास करके जो टसल आपका इंडियन ओशियन और साउथ चाइना सी की तरफ, और जो चाइना के जो एक तरीके की नेवी है और चाइना का जो एक तरीके का मिलिट्री माइट जो बढ़ रहा है, और खास तौर से जो चाइना के साथ ट्रेड वॉर डोनाल्ड ट्रंप की काफी फेमस थी, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर जो चाइना का जो राइज हुआ है, उसके मद्देनजर जो है इंडिया के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जो है अमेरिका की एक तरीके से रिक्वायरमेंट बहुत बड़ी हो जाती है यहाँ पर। तो उसके जो है कि वो म्यूचुअल होगा अगर दोनों इस पे आते हैं। तो इसके बाद अब हम क्वाड की बात कर लेते हैं, इसमें पूरा लेक्चर मैंने बनाया था, आप प्लीज वो देखिएगा। तो इसके बाद इनॉग्रल जो समिट थी, ये पहली जो समिट थी, क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग जो था यहाँ पर, इसका जो ग्रुपिंग था इसमें जाहिर से इसमें अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, इंडिया है, जापान है। तो ये 12 मार्च को जब ये हुई थी मीटिंग, उसने इस बात को एंडोर्स किया, उसमें क्लाइमेट चेंज काफी सारी बातें इसमें और भी की गई थी, उस पूरे लेक्चर में मैंने डिटेल से बताया था। लेकिन उन्होंने इस बात को अगर हम हाईलाइट देखें, तो ये जो चारों शीर्ष नेता हैं अपनी अपनी कंट्रीज के, इन्होंने पहली बार मुलाकात की थी, बहुत बड़े लेवल की इवेंट थी ये, और इसको जो है कि एक तरीके की अपॉर्चुनिटी को हाईलाइट किया था कि जो बाइडेन है वो रिलेशनशिप को और गहरा करना चाहते हैं और डीप करना चाहते हैं, और वो एटलीस्ट इसकी तरफ एक कोशिश करना चाहते हैं, ईमानदार कोशिश, ऐसी उनकी तरफ से पूरे सिग्नल्स दिए गए थे। उसके बाद डिफेंस सेक्रेटरी का आना, हमारे सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस का इंडिया में आना, ट्रेड डिफेंस टाइज को डिस्कस करना, और जो एक तरीके से हम क्वाड की बात कर लें तो ये 2004 में बना था। तो ये बना था कि डिजास्टर रिलीफ आफ्टर सुनामी के तौर पे, और ये क्वाड को जो रीपर्पस किया था ये डिक चेने ने किया था। उसके बाद एज अ मिलिट्री क्लब की उन्होंने कंसीव किया था इसे कि इस तरीके का जो होगा, और डिक चेने की जो बात है, इसके बाद इन्होंने जो है कि उस क्लब को जो है अबेंडन कर दिया था एक तरीके से 2010 के अंदर, क्योंकि उसकी रीजन आपको पता होनी चाहिए। रीजन ये थी कि ऑस्ट्रेलिया और इंडिया जो थे इससे बहुत ज्यादा चाइना के एंटी मान रहे थे, तो एक तरीके से इसमें कुछ ज्यादा प्रोग्रेस हुई नहीं। तो इसके बाद जो है कि जिस तरीके से चाइना ने अपना एग्रेशन बढ़ाया, ऑस्ट्रेलिया ने भी समय समय पर, खासतौर से मैं यहाँ पे साउथ चाइना सी का जिक्र करूंगा, जिस तरीके से फिलीपींस के अगेंस्ट में जो कोर्ट्स, इंटरनेशनल कोर्ट की रूलिंग्स को चाइना ने एक तरीके से स्नब किया था। उसके बाद वियतनाम के ऊपर जो हुआ, चाइना जिस तरह से अपनी टेरिटोरियल एक्सपेंशन को बता रहे, ताइवान के साथ एक प्रॉब्लम हो रहा है। तो उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के साथ जिस तरीके से था, तो उस वक्त ये जो बात इसमें जो चाइना के एंटी चाइना होने पर इंडिया और जो ऑस्ट्रेलिया की तरफ से एक थोड़ा सा इसमें नरम रुख दिखाया गया था। लेकिन अब ये चीजें थोड़ी सी रिवर्स होती हुई नजर आ रही है, अभी भी इसमें टाइम लगेगा, लेकिन एटलीस्ट इसमें एक कंसर्न है। और चाइना का मिलिट्री अग्रेशन जो है, जिस तरीके से आप इंडिया के बॉर्डर्स पे देखें, मैकमोहन लाइन के क्रॉस में देखें, उसके मद्देनजर ये बहुत एसेंशियल हो जाता है। तो इसके बाद जो है एक तरीके से इसका जो क्रेडिट है वो डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को जाना चाहिए कि उन्होंने इस तरीके से इसको रिवाइव किया और 2017 के अंदर। और इसके बाद जो बात निकल करके आती है वो ये आती है कि लगातार मिनिस्ट्रियल लेवल पे मीटिंग हुई, ज्वाइंट नेवल एक्सरसाइज हुई 2020 के अंदर, और अमेरिका के साथ इंडिया की। और इसके बाद जो बाइडेन के जो बिगर प्लान्स थे, जो क्वाड में उन्होंने इसमें प्रतिबद्धता जो भाई क्लाइमेट चेंज, यानी कि इंडिया का रोल जो है वो न सिर्फ स्ट्रेटेजिकली या मिलिट्री देख रहे हैं, बल्कि और हल्कों में भी देख रहे हैं। इंडिया का एक बिगर रोल, एक पार्टनरशिप रोल के तौर पर इसको देखा जाना चाहिए, जिसका हमें स्वागत भी करना चाहिए। तो डोनाल्ड ट्रंप का जो एडमिनिस्ट्रेशन था, इन्होंने एक तरीके से ये जो आइडिया था क्वाड का, कि ये जो है कि उन्होंने इशारा किया था, इस पर कोई खास कार्रवाई नहीं हुई, लेकिन अब इसकी जरूरत है। तो एशियन नाटो की तरफ जो बात है, अगर ऐसा कुछ ये फ्यूचर में या नियर फ्यूचर में ऐसा होता है, तो वो इंडिया को एक तरीके का अम्ब्रेला देगा, एक मिलिट्री जिस तरीके से नाटो की अपनी एक रिलेवेंस है,
है, सिग्निफिकेंस है। तो उसी तरीके से अगर एशियन नाटो का तो उसमें इंडिया जाहिर सी बात है वो अगेंस्ट चाइना बनेगा, तो इंडिया और जापान ऑस्ट्रेलिया जो होंगे, इंडिया ओशियानिक की जो बात है तो उसमें जो होगा इंडिया जो है वो महत्वपूर्ण रिलेशनशिप अदा करेगा। और ऐसी भी बात की जा रही थी काफी अनऑफिशियल हलकों में कि डोनाल्ड ट्रंप अगर वापस आते हैं तो शायद अमेरिकन ट्रूप्स जो हैं वो बॉर्डर्स पर शायद रहे, ऐसा कुछ था। लेकिन इसको आप कंफर्म तो नहीं कर सकते, लेकिन फॉरेन रिलेशंस के अंदर जो बातें एकदम से साफ दिखती हैं, लेकिन अंडर चैनल बैक करंट बैकलैट डिप्लोमेसी ये सब चलता रहता है। तो उसके मद्देनजर इसकी तो एशियन नाटो का ये उनको एफर्ट जाना चाहिए, उनको इसके लिए डोनाल्ड ट्रंप की इसमें सराहना भी होनी चाहिए। लेकिन बहरहाल उनकी अन्य पॉलिसीज के साथ हम इतना इत्तेफाक भले ही ना रखें, लेकिन एशियन नाटो को लेकर के इससे क्रेडिट उनसे कोई और नहीं ले सकता। तो इसके बाद जो बात निकल करके आती है कि जो अमेरिका की जो आउटरीच थी एक तरीके से, जिस तरीके से ट्रेड के अंदर और जिस तरीके से अमेरिका के साथ जो था ट्रेड हो गया, इमिग्रेशन हो गया, इमिग्रेशन को लेके जो जॉर्ज बुश की जो पॉलिसीज थी, एक तरीके से डोनाल्ड ट्रंप की जो पॉलिसीज थी रादर, H1 वीजा को लेके, फिर पब्लिक हेल्थ को लेके, क्लाइमेट चेंज को लेके, जिस तरीके से अमेरिका ने जो पेरिस कन्वेंशन को लेकर उस पर एक रुख रखा था, स्ट्रिक्ट रुख रखा था, एक हॉकिश व्यू रखा था। तो हॉकिश, डव और हॉक जो है फॉरेन रिलेशंस में काफी यूज होते हैं ये टर्म्स। तो उसके बाद जो था कि अब जो आगे है तो बाइडेन के लिए, जो प्रेसिडेंट जो बाइडेन के लिए बहुत चैलेंजिंग है, इनके लिए बड़े गोल्स ऑब्वियसली हैं, लेकिन इसके साथ साथ इनको ये थोड़ा सा और ज्यादा कॉशन होकर भी चलना चाहते हैं। तो इसमें जो एक तरीके से जो क्वाड की समिट थी ये कंक्लूड हुई थी, और जो इसमें मैसेज अडॉप्ट हुआ था, एक तरीके से कंक्रीट एजेंडा था, जो सुनामी उस वक्त जब ये प्लान हुआ था, और उसके बाद ये बूस्ट वैकीन और इंडिया की जो वैकेंट डिप्लोमेसी है इसको काफी ज्यादा सराहाया गया, यूएन ने भी इसे सराहाया। और जो आइडिया है अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया का, ये एक तरीके से मॉनेटरी हेल्प होगी इसमें इंडिया की, क्योंकि इंडिया ऑलरेडी जो है 60% दुनिया की वैकीन जो है बनाने में काफी ज्यादा आगे है, काफी ज्यादा अग्रसर है। और प्रधानमंत्री मोदी की जो वैकेंट डिप्लोमेसी है इसकी वाकई में सराहना होनी चाहिए। और इसके साथ साथ जिस तरीके से दुनिया में जो कोविड ने जो संकट गिराया, खासतौर से आर्थिक, सभी दुनिया की इकोनॉमीज के अंदर, और अमेरिका में जो स्पेशल एक तरीके से पैकेजेस की जो स्टिमुलस की जो है उस पर भी हमने एक सेपरेट लेक्चर इसमें बनाया था। लेकिन बहरहाल जो है वैकेंट डिप्लोमेसी का भी इसमें जिक्र हुआ। और उसके बाद जो बात आती है कि ये काफी कुछ इसमें है ऐसा कंक्रीट, अब चाइना इसे ऑफिशियली डिनाई कर जाए, लेकिन अनऑफिशियली चाइना भी ये मानेगा, इसको मानना भी होगा, क्योंकि ये जो है ये जो चाइना के अगेंस्ट में एक तरीके का ये अलायंस है। खासतौर से जिस तरीके से एक बार मैं आपको बताता चलूं कि जापान और चाइना के इकोनॉमिक रिलेशंस बहुत अच्छे हैं, लेकिन जापान और चाइना के जो हैं, जैसे नॉर्थ चाइना सी में आपकी काफी ज्यादा आइलैंड्स को लेके एक टसल है। फिर ये नैनकिंग रेप जो वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर 1938 की बात है, वो घाव अभी तक वो नहीं भूले हैं, उसको भूला भी नहीं जा सकता, जिस तरीके से जापानीज एग्रेशन हुआ था उस वक्त। तो बहरहाल जो है कि जो लेकिन फॉरेन रिलेशंस जो है अपने को चेंज करते रहते हैं, अडेप्ट होते रहते हैं, इस तरीके से जिस तरीके से 71 में अगर अमेरिका ने पूरा बेड़ा भेज दिया था, लेकिन अब चीजें बदल गई हैं। तो बहरहाल ये सब फॉरेन रिलेशंस में ये पार्ट एंड पार्सल है। लेकिन इसके साथ साथ जो है कि लेकिन इसके बावजूद चाइना और जापान के बहुत स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक टाइज हैं, और इसमें ये भी इसमें देखा जाना चाहिए कि चाइना जो है, चाइना कंसर्न तो इसमें होगा ही, और इसके साथ साथ जो है ओपन क्वेश्चन के तौर पे इसको देखा जाना चाहिए कि चाइना इसको लेकर के किस तरीके से स्ट्रेटेजी, अभी जिस तरीके से रशिया के साथ उसके क्लोजेस्ट रिलेशंस हैं, और ये एक सजेस्ट करता है जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कि उसमें ये सीरियस है, और अगर उन्हें चाइना को काउंटर करना है या कंटेन की पॉलिसी अपनानी है तो वो अलायंस के थ्रू ऐसा बेहतर तरीके से कर सकता है, इंस्टेड ऑफ गोइंग ऑल अलोन। क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ट्रेड को, डोनाल्ड ट्रंप की ट्रेड वॉर्स विद चाइना, इस पे तो काफी लेक्चर्स हमने भी बनाए हैं। इसमें अगर आप देखेंगे किस तरीके से पूरी दुनिया उस वक्त हैरान परेशान, दुनिया के स्टॉक मार्केट्स को ले लीजिए, किस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप के ट्वीट, तो वो बहुत अपने आप में चर्चित हो गया था। तो इसके बाद जो है किस तरीके से जो क्वाड और इंडिया जो है एक तरीके से ये बहुत सेंट्रल फिगर करते हैं अमेरिका की और जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की आगे की फ्यूचर की पॉलिसीज के अंदर। तो इसके मद्देनजर अगर हम बात यहाँ पे करें तो ये सजेस्ट करता है कि जो बाइडेन जो एडमिनिस्ट्रेशन है काफी सीरियस है चाइना को कंटेन करने के लिए। और इसमें एक तरीके से अगर इस क्वाड की ग्रुप की अगर हम बात करें, ये एक तरीके का वॉलंटरी डिजाइन है। इसमें जो अडॉप्शन हुआ है एक तरीके का जो एजेंडा है उसमें चाइना को उन्होंने जानबूझ के डाउन प्ले करा था। आप क्वाड की जो मीटिंग्स में आप देख सके तो उन्होंने काफी कुछ ऐसा लिखा था, उस लेक्चर में मैंने बहुत बताया भी था इस बारे में। लेकिन यहाँ पर जो था, लेकिन अनऑफिशियली जो कहें या बैक चैनल में कहें तो ये चाइना को लेकर के ही एक तरीके का बहुत सीरियस कंसर्न है।
हैं, और इसमें जो जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, अमेरिका है और इंडिया तो है ही, इनको अच्छे से पता है कि चाइना के एम्बिशंस क्या हैं, चाहे वो पॉलिटिकली हो, चाहे एक तरीके का इकोनॉमिकली हो, चाहे मिलिट्री हो, तो ये इससे भली भांति परिचित हैं। तो इसके मद्देनजर ही ये जो ग्रुप है ये और ज़्यादा स्ट्रांग होने की उम्मीद है। और इंडिया की जो कैपेबिलिटीज़ हैं, खासतौर से मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ में और इसके आर्ट इंटेलिजेंस में अमेरिका के जो इंटेलिजेंस का सहयोग होगा, वो इसमें पिवट होगा, एक कैटलिस्ट की तरह काम करेगा और ये डिज़ाइन करेगा कि इस तरह से इंडिया जो है, क्योंकि जो जोग्राफिकली आप देखें तो इंडिया जो है बहुत स्ट्रेटेजिकली सिचुएटेड है। चाइना का नेबर है, चाइना के 21 और नेबर्स हैं, जिसमें से काफ़ी सारे के साथ उसका वॉर चलता ही रहता है, अनइजीनेस है बॉर्डर डिस्प्यूट्स को लेके, लेकिन इंडिया के साथ बहुत बड़ा बॉर्डर शेयर होता है। और इंडिया के साथ जो इंडियन ओशन है, तो इंडिया जो है जोग्राफिकली बहुत ज़्यादा एक तरीके से सिग्निफिकेंट मायने रखता है। और इसी तरीके से जिस तरीके से लॉर्ड ऑस्टिन जो थे, ये सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस है अमेरिका के, ये दिल्ली आए थे, हिंदुस्तान आए थे, उसके बाद ये भले ही अफगानिस्तान गए हों, लेकिन उसके साथ उनकी मीटिंग जो थी, उनके एक तरीके से डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह के साथ, प्रधानमंत्री मोदी के साथ काफ़ी ज़्यादा अच्छी मीटिंग्स रही हैं। और अमेरिका जिस तरीके से मिलिट्री टाइज को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, एक तरीके के अपने जो वेपनरी है उसको सेल करने के लिए, इंडिया को बहुत बड़ा बायर, इंडिया ऑलरेडी दुनिया में सबसे बड़ा बायर के तौर पे उभरा है आर्म्स एंड एमुलेशन की अगर हम बात करें। और दुनिया में ये 3 ट्रेड सबसे बड़े होते हैं, जिसमें नंबर 1 पे आपका आर्म्स एंड एमुलेशन आ जाता है, नंबर 2 पे आपका, मैं रिकॉर्ड के लिए बता रहा हूँ, नंबर 2 पे आपका जो है वो ड्रग्स वाला ट्रेड है और नंबर 3 पे ह्यूमन ट्रैफिकिंग है। लेकिन ये सब अलग बातें हैं। तो इस पे हम जो बात करते हैं वो जो बाइडेन की इन्होंने जिस तरीके से ऑलरेडी स्क्रैप किया है, डोनाल्ड ट्रंप जो रिस्ट्रिक्ट करती थी नंबर ऑफ फॉरेन स्टूडेंट्स, जिसमें इंडियन स्टूडेंट्स भी शामिल थे, तो ये अब स्मूथली नहीं जाएगा, लेकिन इस पे एक तरीके का पॉजिटिव काम होगा। इसको थोड़ा सा सरल बनाने की कोशिश की जाएगी और ये ब्रॉड बेस तैयार करेगा रिलेशनशिप का फ्यूचर के लिए, और किस तरीके से जो इंडिया के साथ इस तरह के जो छोटे टेंशन हो रहे हैं उनको भी रिजॉल्व करने की दिशा में आगे होगा। और इंडिया जो है एक तरीके का, इंडिया भी जो है अपने मार्केट्स जो है ये लेस प्रोटेक्शनिस्ट बने, अपने मार्केट्स को खोले, ऐसी अमेरिका उम्मीद जता रहा है। लेकिन अगर इसी कंटेक्स्ट में आप पीयूष गोयल का बयान देखें, जब जो अमेजोन के इंडिया आए थे, तो उन्होंने ये कहा था कि अमेजोन को इंडिया पे एहसान नहीं कर रहे, लेकिन आप जिस तरीके से देखें तो उस वक्त इसकी काफी ज्यादा एक क्रिटिक के तौर पे इसे लिया गया था। लेकिन अमेरिका ये फिर वो जो डोनाल्ड प्रेसिडेंट बुश वाली जो एक्सपेक्टेशंस है अमेरिका उस पे भी चाहेगा कि इंडिया जो है लेस प्रोटेक्शनिस्ट बने, अपने मार्केट्स को और खोले, खास करके अमेरिकन गुड्स के लिए। और जो बैलेंस ऑफ ट्रेड में जो इंडिया के एक्सपोर्ट्स ज्यादा हो रहे हैं और अमेरिकन इम्पोर्ट्स जो है, अमेरिका जो हमारे को भेज रहा है वो कम है, तो उस बैलेंस की तरफ जो डोनाल्ड ट्रंप का भी एक तरीके से कोर पॉलिसी का था। और मेगा अमेरिका की जो पॉलिसी थी, मेकिंग अमेरिका ग्रेट अगेन, जिसपे डोनाल्ड ट्रंप बहुत आगे निकल गए थे, तो उसको डोनाल्ड जो बाइडेन है वो उसको एटलीस्ट उसकी तरफ इंच करेंगे, उतनी अग्रेसिवली ना करें, लेकिन उससे वो चेंज नहीं कर पाएंगे, तो क्योंकि उनके डोमेस्टिक पॉलिटिक्स उसको अलाउ नहीं करेगी। तो इसके बाद अगर जिस तरीके से जो रीसेंट डिफेंस कॉर्पोरेशन हुए हैं और इंडिया के साथ एक तरीके से जो एफर्ट्स हुए हैं मॉडर्नाइज करने की टेक्निक, और इसमें इसराइल का भी एक, इसमें हमने पहले भी लेक्चर बनाया है, और अमेरिका और इसराइल के जो रिलेशंस हैं, चाहे वो इकोनॉमिक रिलेशंस हो चाहे मिलिट्री रिलेशंस हो, और इसराइल का जो अमेरिका ने, जैसे डोनाल्ड ट्रंप ने एक तरीके से ब्रोकर के तौर पे ही देखा जाए, इसमें काफी ज्यादा पिवटल रोल प्ले किया था। और इजराइल के जो रिलेशंस हुए हैं वो इजिप्ट के साथ, जॉर्डन के साथ थे, लेकिन उसके साथ यूएई के साथ काफी सारे हुए, तो इजराइल के साथ भी एक चीज। और इजराइल जो है यहाँ पर एक मिलिट्री कंपोनेंट बहुत बड़ा है इंडिया के लिए, और वो अमेरिका का एलाय रहा है। और ये 1974 की बात है, उस वक्त ये जब जो बाइडेन जो एक तरीके से जो उनके अपनी सीनेट के अंदर थे, उन्होंने कहा था कि इजराइल की तरफ से वक्तव्य आया था कि जो बाइडेन इज द डोनाल्ड ट्रंप के लिए कहा था कि बेस्ट प्रेसिडेंट इन द व्हाइट हाउस फॉर इजराइल, और जो बाइडेन जो है इनकी जो है इजराइल के साथ प्रतिबद्धता 1974 से। आप इसको रिकॉर्ड मैंने लेक्चर में भी एक पुराना बनाया था, तो उस वक्त ये सारी बातें निकल करके आई थी, तो इसमें इजराइल ऑटोमेटिकली फिट हो जाएगा। तो उस रिलेशंस के तहत जो है इंडिया जो है इसमें अपनी अहमियत बनाए रखने के लिए एक तरीके से इसमें चुनौतीपूर्ण होने वाला है ये आगे, खासतौर से अगर अमेरिकन की हम बात करें। तो जिस तरीके से रशिया के साथ हमारा जो डिफेंस का इंपोर्ट होता है उसको अमेरिका जो है उसमें थोड़ा सा चेंजेस लाने की कोशिश कर रहा है, तो इसमें जो एक तरीके का रशियन डिफेंस सिस्टम है, तो एक तरीके से जिस तरीके से रिसिप्ट होनी है उसकी इंडिया के अंदर, तो वो लाइबल हो जाएगा अमेरिकन सैंक्शंस के। तो इस तरह की चीजें हेडेक्स देंगी रिलेशंस को लेकर के, लेकिन ये पार्ट एंड पार्सल में इसको ले लिया जाएगा क्योंकि बड़े ऑब्जेक्टिव्स के आगे। लेकिन धीरे धीरे इंडिया की पॉलिसी हो सकता है कि फ्यूचर में इसको लेकर भी अकोमोडेट करे अमेरिकन कंसर्न्स को, और इसमें थोड़ी सी तब्दीली आए अगर रशिया चाइना जो है और स्ट्रांगली एक दूसरे के साथ जाते हैं। तो एक जैसे मैं रिपोर्ट का आपसे जिक्र करता चलूं, एक रिपोर्ट है
उसमें जो ब्रोकिंग इंस्टीट्यूशंस की रिपोर्ट है, इसका एक जो थिंक टैंक है, इन्होंने कहा है कि कुछ फ्रिक्शंस जो हैं अमेरिका को रीथिंक करने पर मजबूर कर सकते हैं, लेकिन ऐसा बहरहाल होने वाला है नहीं। तो ये बहरहाल जो ब्रोकिंग इंस्टीट्यूशन का थिंक टैंक है, इसका सोचना है। तो उन्होंने कहा है कि वॉशिंगटन के अंदर काफी सारा ऐसा एक सेगमेंट है जो नहीं चाहता है कि इंडिया जो है रशिया के साथ जाए या अमेरिका बहुत ज्यादा लेवरेज दे इंडिया को। लेकिन बहरहाल जो है जो बाइडेन के लिए एक इसको आप ये समझे कि नीड ऑफ द आवर यही है कि इंडिया के साथ वो रिलेशंस बने उचित सम्मान के साथ। एशियन नाटो की तरफ अगर इसको कंसीव किया गया है तो इसको आगे बढ़ाने की दिशा में काम करें, और ये जो जिस तरह के जो हेडेक्स वाले इश्यूज हैं इनको डिप्लोमेसी के थ्रू, इनको बायलैटरली इसको रिजॉल्व करने की तरफ तवज्जो देनी चाहिए। तो इसमें क्योंकि चाइना जो है अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है, और इसमें जो रिलेशनशिप है जिस तरीके से चीजों को जो बाइडेन ने भी एक तरीके, जैसे मैंने कि शुरुआत में कहा था लेक्चर के, कि जो बाइडेन ने किस तरीके से जॉर्ज बुश की जो उस वक्त ये चेयरमैन थे फॉरेन सीनेट की जो फॉरेन कमेटी थी, उस वक्त ये किस तरीके से प्रशंसक थे एक तरीके से उस पॉलिसी के कि इंडिया, तो इनकी दिली इच्छा तो यही है, जैसे मैं अभी इसराइल का 1974 का जिक्र कर रहा था आपसे। तो उन सबके मद्देनजर जो है जो इसके बाद जो है इसमें ये देख सकते हैं कि जो फ्रैक्शंस हैं और जो उसको थोड़ा सा समझना भी होगा, हम उसको एकदम विश ऑफ नहीं कर सकते, आई वॉश नहीं कर सकते हैं। तो इन्होंने जिस तरीके से जो एक कंटेक्स्ट प्रोवाइड किया है दोनों ही बातों के लिए, जैसे आपका टोनी ब्लिंकन है, ये स्टेट डिपार्टमेंट में जेक सुलिवन है, SULLIVAN सुलिवन, ये इन्होंने जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल से, तो और जो बाइडेन हिमसेल्फ जो है, इन्होंने एक तरीके से बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है इनको इंडिया के साथ डील करने का। इसमें टोनी ब्लिंकन की भूमिका इंपॉर्टेंट होगी, इसमें जेक सुविलियन जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के इनके, और जो बाइडेन का खुद इंडिया के साथ काफी ज्यादा इसको इंडियन इकोनॉमी को हो या इंडियन फॉरेन रिलेशंस के साथ हो, इनका एक पास्ट एक्सपीरियंस इस पे इन्होंने काम किया है, तो वो काफी हैंडी होगा, उस एक्सपीरियंस को काफी हैंडी होगा। तो जो पॉलिसी है, और नरेंद्र मोदी की सरकार जो है ये काफी फॉरेन रिलेशंस को बहुत सीरियसली लेती हैं, और किस तरीके से इसमें आगे जाएंगे ये देखना दिलचस्प होगा, ये वक्त भी बताएगा। लेकिन बहरहाल अभी जो राइट डायरेक्शन में चीजें चलती दिख रही हैं, तो इससे क्या होगा, इंडिया यूएस के जो रिलेशंस हैं ये कोर में आ जाएंगे अमेरिका के जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की पॉलिसीज के लिए, जहां तक एशिया का सवाल है। और चाइना जो है एक तरीके से जो थ्रेट है, खासतौर से अमेरिका के लिए ट्रेड हो या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, इंडिया के लिए बॉर्डर डिस्प्यूट्स हो, और इसके बाद जापान और ऑस्ट्रेलिया का साथ में आ जाना, तो जो रिलेशनशिप जो होगी ये और ज्यादा रोबस्ट होगी। इसके पूरे पूरे जो अभी सिग्नल्स दिख रहे हैं, साइंस दिख रहे हैं, और किस तरीके से रशिया और चाइना का एक तरीके से काउंटरवेट जो अमेरिका चाहता है एशिया के अंदर, साउथ चाइना सी हमने भी जिक्र किया, उसके मद्देनजर जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के लिए काफी चुनौतियां भी हैं, लेकिन विजन इतना बड़ा है कि जो ये छोटे छोटे हेडेक्स हैं इनको रिजॉल्व कर लिया जाएगा टाइम के साथ। और ये आने वाले समय में आप देखेंगे कि इंडिया का इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन अमेरिका के साथ बढ़ेगा, और इंडिया का जो है मिलिट्री कॉर्पोरेशन भी अमेरिका के साथ बढ़ेगा, और एशियन नाटो अगर आता है उसमें इंडिया की भूमिका जो है वो कोर में आ जाएगी, सेंट्रल हो सकती है। तो इसमें जापान के साथ, तो ये वक्त बताएगा इसमें क्या होगा, लेकिन फिलहाल जो साइंस है फॉरेन पॉलिसी के जो एनालिस्ट हैं उसमें काफी हद तक इस हल्कों में मानना है, अगर चाइना का चैलेंज अगर इतना बड़ा हो चुका है तो उसको काउंटर करने के लिए यही एक रास्ता बचता है। तो इसी कॉर्पोरेशन की उम्मीद करनी चाहिए। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, बने रहने के लिए थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। नमस्कार दोस्तों।